हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 है हमारा पंजाब पब्लिक कमीशन एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर है। पिछला बार भी हमने फूड इंस्पेक्टर का किया, इस बार हम टैक्सेशन इंस्पेक्टर। अच्छा, जो भी पेपर है, पेपर का पैटर्न सेम होगा। पाक स्टडी हो गया, आपके मैंने जो 5 सब्जेक्ट रखे हुए हैं, पाक स्टडी, साइंस, जनरल नॉलेज यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड के जनरल नॉलेज के मुताबिक इन फ़ेज़ 1 में रखा हुआ, जो अभी मैं करवाने वाला हूँ। फ़ेज़ 2 जो है आपका इंग्लिश और मैथ, वो बाद में करूँगा, क्योंकि उनके MCQs चेंज हो जाते हैं, नंबर्स चेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप उसको मैं आपको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तो इंग्लिश का भी फार्मूला है और उसका भी फार्मूला है, मैथ का भी। खैर, अपना पेपर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमसे, व्हेन बंगाल बंगाल की पार्टीशन कब हुई? 1905 में हुई थी। अच्छा दोस्तों, जब 1905 में पार्टीशन हुई तो पूछा जाता है वक्त के वाइसराय कौन थे, क्योंकि वह वाइसराय सिलेक्ट होते थे, तो वक्त के वाइसराय होते थे लॉर्ड कर्जन। और जब पूछा जाता है कि है ना पार्टीशन ये कैंसिल हो गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पार्टीशन हो, मुसलमानों की एक अलग जगह हो। वो सब चाहते थे कि एक साथ रहें, हमारे पास पूरी हुकूमत रहे, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की हुकूमत रहे, जब पाकिस्तान नहीं बना था। तो खैर यानी कि जब लॉर्ड कर्जन था तो उसने ये अनाउंस किया था कि वाकई में पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाए। 1905 में ये हो गया था, मतलब लॉर्ड वाइसराय थे। फिर ये 1911 में ही दोस्तों, 1911 में ही ये पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि हिंदुओं के प्रेशर से ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग थे जब ये कैंसिल किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग थे। ये भी याद रखिएगा, वाइसराय का पूछा जाता है। अच्छा, हु प्रेसिडेंट, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर है हु प्रेजेंटेड पुअर मैन बजट किसने तैयार किया था? दोस्तों, ये रिपीटेड MCQs है, मैं आपको कराता आ रहा हूँ, लियाकत अली खान ने किया था। अच्छा, ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुआ था? वो 1950 में हुआ था। ये सारा चीज़ें आपके यानी कि रिपीटेड हैं और इनमें कोई चेंजिंग नहीं है कि वो तो कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा, इधर कुछ और क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों, आंसर भी यही रहेगा, सेम रहेगा। वो में थोड़ी इंग्लिश में चेंज हो जाता है आंसर, यहाँ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हेन यूएनओ वाज फाउंड, यूएनओ कब बनी गई थी दोस्तों? ये सबको पता है, 1945 में यूएनओ का क्याम हुआ था। ये बहुत रिपीटेड और बहुत ही आसान MCQs है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होती। पूछ लिया जाता है कि इसके कितने मेंबर है यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो 193 मेंबर है। आज के टोटल कंट्रीज़ के मुताबिक 193 मेंबर है। वैसे तो दुनिया में टोटल 206 कंट्रीज़ हैं, 206 हैं, मगर जो यूएनओ के अंदर मौजूद हैं वो 193 है। तो हम 193 ही कहेंगे कि 193 इस दुनिया में टोटल कंट्रीज़ हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि इसके कितने मेन ऑर्गन्स हैं। इसके 5 मेन ऑर्गन्स हैं, जैसे कि इंटरनेशनल को जब ये यूएनओ बनी गई थी, आपस में जितनी भी कंट्रीज़ थी वो आपस में लड़ती थी। तो इन कंट्रीज़ को आपस में रोकने के लिए, लड़ाई से रोकने के लिए, तो एक कोर्ट, एक जज बनाना था, यानी कि एक पूरा निज़ाम कायम करना था, तो वो यूएनओ को क्याम आया। खैर, कोई कहती है ये यूएनओ आज सही काम भी नहीं करती, जैसे यानी कि जिस एम से ये बनाई गई थी। यूएनओ किसने बनाया, किसने किया, ये सब कुछ आस्ते आस्ते आपको आता जाएगा। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि यूएनओ 1945 में बनी, 193 मेंबर्स हैं टोटल इसके। बहुत आसान तरीके से याद करें। इसका हर साल सेशन भी होता है, सितंबर में जनरल सेक्रेटरी करता है। और ये भी याद रखिएगा, जो यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके 5 मेन ऑर्गन्स है। सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। किधर दोस्तों? न्यूयॉर्क में। एक मेन ऑर्गन है जिसमें से यानी कि एक ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर दी हेग्यू में, जिसका ICJ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस, जिसके 9 जजेस हैं। कितने जजेस हैं? जिसके 9 जजेस हैं। उससे पूछ लिया भी जाता है उसके जजेस कितने हैं, उसके 9 जजेस हैं। और इसी तरह यानी कि बहुत सारी इनकी अभी वो बन गए हैं। खैर, मेन 5 ऑर्गन्स वो हैं। नंबर 4 चलते हैं। हु वाज द एडिटर ऑफ ज़मींदार? ज़मींदार का एडिटर कौन था? देखो दोस्तों, ज़मींदार का एडिटर था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मेरे ख्याल से ये बहुत रिपीटेड हो चुका है, पुराने पेपरों में भी करा चुका हूँ। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन दी यूरोपियन यूनियन? अच्छा, यूरोपियन यूनियन जैसे एक यूएनओ बनी कि पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए, यानी कि पूरी दुनिया के लिए बनी। अब एक यूरोप में भी बहुत बड़ी जंग छाई हुई थी, यानी कि यूरोप वाले भी लड़ते थे। रशिया उनके कुछ रशिया के साथ थे, कुछ अमेरिका के साथ थे। जो अमेरिका के साथ थे वो रशिया को मारते थे, जो रशिया के साथ थे वो अमेरिका को मारते थे। खैर, इस तरह यूरोप पूरा तबाह हो रहा था। तो यूरोपियन यूनियन का क़याम हुआ, और यूरोपियन यूनियन का क़याम होने के बाद यानी कि उसके
बिल्कुल ही क्याम होने के बाद यूरोप बिल्कुल आज सुधर चुका है, आज बहुत ही आगे चल चुका है। काफ़ी कहते हैं ये यूरोपियन यूनियन की वजह से, मगर इंग्लैंड यहाँ से निकल चुका है। यानी कि इंग्लैंड इसलिए निकल चुका है कि इंग्लैंड का जितना भी बजट था वो यूरोपियन यूनियन के अंदर जाता था। जो यूरोपियन यूनियन बिल्कुल भी नहीं चाहता था मेरा जितना भी बजट जाता है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि जो भी यूरोपियन यूनियन में जाएगा तो उसको टोटल इतना बजट जमा कराना पड़ता है। खैर आज यूरोपियन यूनियन बहुत ज़ोर है, इसके 28 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा दोस्तों इसके 28 मेंबर्स हैं। अभी इसके फिलहाल यही याद रखें, हाउ मेनी मेंबर्स यूरोपियन यूनियन, 28 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। कितने दोस्तों, ब्रसेल्स में। यूरोप के अंदर ये कंट्री है, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री है ब्रसेल्स, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि इसको ये किस लिए क्याम किया गया, इसलिए क्याम किया गया कि यूरोप पूरा एक हो जाए और ना अमेरिका का हो ना आपका रशिया का हो, तो ये किसका हो, सिर्फ यूरोप का हो। खैर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। अभी जो प्रेसिडेंट हैं करंट के वो मैंने आपको माइगल 2 बार बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, देखें मिगेल डियाज कैनल है, मिगेल डियाज कैनल, ये क्या है, प्रेसिडेंट है। और मैंने आपको बताया क्यूबा किसका पार्ट है, ये कनाडा का पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्यूबा कनाडा का पार्ट है। तो इसके जो ये किस पार्टी से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से, ये भी देखें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, ये कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। और माइगेल डियाज कैनल इसके क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अभी जो भी आ जाए करंट के हिसाब से लगाना, आज के हिसाब से लगाना। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, तो माइगेल डियाज, यानी आप डी लगा दें इसमें। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा मैं प्रेसिडेंट का नाम देता हूँ तो लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं है, द्रौपदी है, कोई और है। उसका नाम मुझे सही नहीं आ रहा, द्रौपदी कुछ नाम है। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। तो ये क्या है, ये इनके प्रेसिडेंट है। तो नरेंद्र मोदी कभी भी मत लगाइएगा, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। काफ़ी लोग लगा देते हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी हैं, तो ये याद रखिएगा ये क्या है, ये इनकी प्रेसिडेंट हैं। तो इंडिया के प्रेसिडेंट में ये थोड़ा सा एहतियात करना, काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वायसराय कौन था, लास्ट वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा ये वही वायसराय है जो फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बन गया था। क्या बन गया था, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अच्छा पूछा जाता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, पूछा जाता है कि ये तो लास्ट वायसराय पूछा जा रहा है, पूछा जाता है फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि फर्स्ट वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो देखिए 1958 से 1947 तक वायसराय बने थे। यानी कि वायसराय जितने भी वायसराय थे उनकी लिस्ट है, मैं एक बार देख लेता हूँ, इंटरनेट पे है तो भाई उसकी देखिए। फर्स्ट है लॉर्ड कैनिंग जो 1958 में बने थे, वायसराय थे ये। खैर नेक्स्ट चलते हैं, लॉर्ड इल्गिन है, लॉर्ड रवानस है, इस तरह के सारे वो हैं। अच्छा इसी तरह जो अभी मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन 1905, देखिए यहाँ आया है 90, यहाँ क्या आया दोस्तों, यहाँ आया है आपका 1905, जिसमें बता रहा है कि लॉर्ड कर्जन क्या थे। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ पाकिस्तान का, मुसलमानों के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल बनाया गया, तो लॉर्ड कर्जन थे। तो एक और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इनकी क्या, यानी कि मेन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। अच्छा फिर जो फिर ख़त्म कर दिया गया था, ये जो इंडिया ने बहुत यानी कि हिंदुओं ने बहुत फोर्स किया था कि ये मुसलमानों को एक अलग हुकूमत नशिस्तें नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये कैंसिल कर दिया था। जब ये कैंसिल कर दिया था तो वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कैंसिल कर दिया था, लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे हैं। लास्ट जो है ये देखें लास्ट है
लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन के लास्ट वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि 3 जून प्लेन किसने किया था, तो वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लास्ट वाइसरॉय थे, फर्स्ट इंडिया के गवर्नर जनरल थे, इंडिया के क्या थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। अगर आप उसको समझ के करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, तो आपको यानी कि आप आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाब होंगे। मैंने जितने भी पेपर पास किए हैं तो वो इसी बदौलत किए हैं कि इनकी बेसिक समझाऊँ। जब तक आप इसके बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं होगा। और मैं भी टीचिंग करना चाह रहा हूँ ताकि यार आप लोगों के साथ में रहूँ, और मैं इसे अपने भूलना नहीं चाहता। मैंने इतनी बहुत मेहनत की है, यानी कि अब इस मेहनत को मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेम दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये हो गया। लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन थे। अच्छा पूछा जाता है 9 का, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इंडिया। साइमन कमीशन कब आई थी? साइमन कमीशन आई थी दोस्तों 1928 में। तो इनको खैर वापस भी भेज दिया था क्योंकि ये चाह रहा था कि मैं इंडिया में राज करूं पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें मुसलमान और पाकिस्तान मुआहिदा करने के मैं बैठ जाऊं। ब्रिटिश अपनी पूरी हुकूमत बिठाना चाह रही थी, खैर ये नाकाम हो गई थी। 1928 में ये क्या हुआ था, अराइव की थी, ये पूछा जाता है। अच्छा नंबर 10 क्वेश्चन है, सुएज कैनाल कनेक्ट्स 2 सीज। अच्छा देखो दोस्तों यहाँ भी याद रखिएगा कि 2 सीज के बारे में पूछा जा रहा है, कह रहे हैं 2 समंदरों के बताए किसको, सुएज कैनाल, तो वो क्या कहलाता है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करता है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज कैनाल जब पूछा जाए 2 सीज किसको करता है, तो रेड सी और इंडियन मेडिटेरियन सी। अगर पूछा जाए विच 2 ओशंस, तो पूछा वो होता है इंडियन ओशन आपका, यानी कि अरब ओशन आ गया, और दूसरा जो ओशन आता है वो अटलांटिक ओशन आता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर फिलहाल आपने सीज को याद रखना है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सुएज कैनाल किन 2 सीज से मिलता है, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी से मिलता है। ये बहुत ऑफिशियल रूट है, इसमें बहुत सारे यानी कि ये जो सुएज कैनाल है इसमें यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑयल के लिए, अरब इमारात के लिए। इसमें 80% कोई कहता है ट्रेड होती है, कोई कहता है 60% ट्रेड होती है, मगर ट्रेड इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये एक ट्रेड बंद हो जाए तो बहुत बड़ा मसला भी होता है यूरोप वालों के लिए भी और एशिया वालों के लिए भी। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 हु डिस्कवर पेंसिलिन। पेंसिलिन जिसने कि अलेक्जेंडर डी फ्लेमिंग था। कौन था दोस्तों, अलेक्जेंडर डी फ्लेमिंग। ना विस्कॉम था, मैकमिलियन था, ना पैस्चर था, कौन था दोस्तों, अलेक्जेंडर दी फ्लेमिंग। तो 1928 में की थी किसने, इसने 1928 में अलेक्जेंडर दी ग्रेट ने पेंसिलिन डिस्कवर की थी। हु रोट फ्रेंड्स नोट मास्टर, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ इसको। हु रोट फ्रेंड नोट मास्टर के किसने लिखी थी ये किताब, ये लिखी थी दोस्तों अय्यूब खान ने। अय्यूब खान ने क्यों लिखी थी, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको धोखा दे दिया था। अय्यूब खान का ये कहना है, क्योंकि हमारे तो हुकूमत में यही हुआ है कि जो यानी कि जिसको साथ देता है वो उसी को पीछे छोड़ देता है। खैर अय्यूब खान ने फिर ये लिखी थी फ्रेंड नोट मास्टर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए ये किताब लिखी थी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 13 विच ऑफ द प्रेसिडेंट इंस्ट्रूमेंट इन क्रिएशन लीग ऑफ नेशन, तो वुड विल्सन थे, विड्रो विल्सन ने क्या था, क्रिएशन ऑफ द की थी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन की मून बिलोंग्स टू। मेरे ख्याल से बन की मून बिलोंग्स टू भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि बन की मून कहाँ के थे। मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के थे, ये जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं बार बार। ये साउथ कोरिया के थे जनरल सेक्रेटरी भी, मैंने पहले भी बता चुका है बन की मून के बारे में, बड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं। खैर अब आते हैं कि नहीं पता, क्योंकि अब मैंने कोई इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं देखा, मगर रिपीटेड बहुत होता है। वेल नेशनल एंथम प्लेड ऑन, नेशनल एंथम कब प्लेड किया गया, वो किया गया दोस्तों 1954 पे। क्या 1954 में, इसको याद रखिएगा बहुत, यानी कि कब प्ले किया गया रेडियो स्टेशन में, तो 1954 में किया गया। वेयर इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने आपको बताया था कि 5 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसका एक जो है हेडक्वार्टर है वो सारे बाकी न्यूयॉर्क में है, बाकी जो एक हेडक्वार्टर है वो दी हैग्यू में है। कहाँ है दोस्तों, वो दी हैग्यू में है। तो और ये भी याद जो ये किसका कैपिटल है, नेदरलैंड का। कभी कभार इधर नेदरलैंड भी लिखा आ सकता है, क्या नेदरलैंड भी लिखा आ सकता है, ये हैग्यू इधर। अच्छा इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात पूछी जाती है कि इसके टोटल कितने जज होते हैं। इसके 9 जज होते हैं। कितने दोस्तों, 9 जज होते हैं टोटल। 9 ईयर के लिए होता है, और टोटल जो प्रेसिडेंट होती है वो 9 ईयर के लिए होती है। खैर नंबर 17 व्हेन WTO फाउंडेड, WTO को कब फाउंडेड किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO को फाउंडेड किया गया दोस्तों
अल्लाह ने की देवी 1995 में किया गया, ये याद रखिएगा। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कब कायम किया गया? 1995 में। तो इधर डी नन ऑफ दी अबव है, खैर ये याद रखिएगा 1995 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आज सिर्फ इसका ये याद रखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और कुछ भी नहीं याद करें। देखिए आप मेरे रिपीटेड जैसे मैं करवा रहा हूँ ना, जिस पेपर के हिसाब से, जिस पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ, आप उस हिसाब से करें। फिर इसके बाद मैं हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट को लेके आऊँगा, हर किताब को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जब मैं बुक्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा ना, वो और मज़ा आएगा। खैर फ़िलहाल आपने आज ये समझना है, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप उस हिसाब से भी पढ़ के देखिए। और एक उस्ताद रखें, कोशिश करें कि हर जगह से नोट्स हासिल करें, मगर अपना उस्ताद एक रखें। जब तक आपका उस्ताद एक होगा, आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही आपके उस्ताद 2-3 होंगे ना, तो आप बिल्कुल ही, यानी 2-3 बुकों से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा बुकों से भी नहीं पढ़ना, पढ़ के अपने आपको पागल कर देना है। और जो भी सामने आ रहा है उस पर आपको डाउट हो रहा है, उसको लगा रहे हैं आप, गलत लगा रहे हैं। खैर 18 क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स आर इन यूएसए? जब यूएसए बना था तो 13 स्टेट्स थी। कितनी? 13। इसने खरीद के आज इसके पास 50 स्टेट्स हैं। कितनी? 50। ना 51 है, ना 49 है, ना 52 है। तो इसके पास आज कितनी है? 50 स्टेट्स हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 व्हेन इलाहाबाद एड्रेस डिलीवर्ड? इलाहाबाद कब डिलीवर किया गया था दोस्तों? ये मैंने आपको बताया था, नॉर्थ वेस्टर्न में किया गया था, पंजाब के नॉर्थ वेस्टर्न में। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है। मैंने पीछे करवाया है बहुत, यानी कि पुराने पेपर में आपको करा चुका हूँ। अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखें तो उसमें मैं आपको करा चुका हूँ। और ये कब हुआ था? 1913 में हुआ था, अल्लामा इकबाल ने किया था। और इधर ही इसने ओपन ही कहा था कि मुस्लिम एंड हिंदू आर नॉट लिव टुगेदर, के मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। ट्रू थ्योरी का नेशन इसने डिस्कवर किया था इधर, यानी कि स्पीच की थी ऑनलाइन। नंबर 20 अर्थ रोटेट द सन, यानी कि अर्थ जो है सन में जो रोटेट करते हैं उसका ड्यूरेशन क्या है? 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड। 57 नहीं, 56 मिनट्स। 23 और 56 मिनट 4 सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मैन एक्सेल्स, यानी इंसान क्या एक्सेल्स करते हैं? तो वो क्या, देखें इनहेल अगर करना आ जाए, इनहेल मतलब अंदर लेना, तो वो क्या है? ऑक्सीजन, हम सांस अंदर लेते हैं। और एक्सहेल क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सहेल क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। खैर वार एंड पीस वाज रिटन बाय, और मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितना % है, ऑक्सीजन कितने % है, ये आपको याद रखना होगा। जब तक आप पुराने पेपर्स के मुताबिक नहीं करके आएंगे, और जितने भी मैं पुराने पेपर करा रहा हूँ, आप क्या करें, उस वीडियो को पॉज करें, और जो चीज़ आपको नहीं आती है, आपने यानी कि नहीं सुना है, उससे ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें और समझें उसको। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे समझें और ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें, चाहे मैं वो इंटरनेट का क्यों ना बता रहा हूँ। अगर अपने नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना लें, मगर ये नोट्स वाला हिसाब मैं नहीं कर रहा। क्या कर रहा हूँ, आप इसी को याद रखें। अगर आप नोट्स बनाने चलेंगे तो फिर आप यानी कि नोट्स बनाने में ही लगे रहेंगे पूरे दिन। खैर वार एंड पीस वाज रिटन बाय टोस्ले ने ये किताब लिखी थी। वार एंड पीस बहुत मशहूर है, रशियन नोवेलिस्ट है। क्या थे दोस्तों? ये रशियन के नोवेलिस्ट है। ओबामा बिलोंग्स टू द स्टेट, ओबामा किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो ये स्टेट करते थे इलिनॉइस है। और ये 44 प्रेसिडेंट थे, उसके 44 प्रेसिडेंट थे। फिर आए उसके बाद 45 में आए थे आपके डोनाल्ड ट्रंप आए। 46 में जो अभी चल रहे हैं वो जो बाइडन है, करंट जो हैं वो आपके जो बाइडन हैं, ये याद रखिएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने रिटन की थी? वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क किसने, कहाँ है? वो काठमांडू में। अच्छा पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ, यानी सार्क का क़याम कहाँ आया था? तो वो बांग्लादेश में आया था, ढाका में आया था। लोग काफ़ी सार्क का हेडक्वार्टर ढाका लगा देते हैं, वो ढाका नहीं है। सार्क जो बनी है ना वो ढाका में है। अगर लिखा हुआ है कि सार्क इन विच कंट्री ऑर्गेनाइज, तो वो आएगा ढाका। अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है तो, और परमानेंट सेक्रेटरीट, वो आप काठमांडू लगा सकते हैं, नेपाल, जिसका कैपिटल क्या है? नेपाल है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्रिजन इस्लामिक हिस्ट्री? तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो हज़रत उमर ने क्या किया था? बहुत सख्त थे ये, लोग कहते हैं कि बहुत सख्त थे। तो ये खिलाफत किन्होंने? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, यानी कि प्रिजन जेल का सिस्टम निकाला था हमारे खिलाफतों में से।
खैर, हु इज़ द फादर ऑफ 1963 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? मैंने बताया 1956 वन कॉन्स्टिट्यूशन है, 1962 दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है और 1973 तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो पाकिस्तान में अभी नाफिज है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किसने बनाया था? भुट्टो ने बनाया था। अच्छा, पूछा जाता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया दोस्तों? वो बनाया है अयूब खान ने। खैर, अब चलते करेंसी ऑफ कुवैत क्या है? वो करेंसी कुवैत की क्या है? दिनार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इधर न्यूयॉर्क नहीं है तो डी नन ऑफ दी अबव है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स हैं? देखिए 3 स्टेट हैं, लिक्विड सॉलिड गैस, मगर जो फोर्थ है वो अभी प्लाज्मा है। क्या है दोस्तों? अब जो फोर्थ भी है एक प्लाज्मा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बेड डज नॉट सी इन द नाइट। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जिनकी वजह से वो देख नहीं पाता, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो डी नन ऑफ दी अबव है। क्या है? उसकी आइज़ भी नहीं होती, और उसके पास क्या होती हैं? रेजेस होती हैं, अल्ट्रासाउंड रेजेस। तो खैर 32 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 31 को एक बार और आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें समझाऊंगा। 32 हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स हैं? मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, बहुत शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं। पूछा जाता है कबड्डी में कितने प्लेयर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आजकल ये बहुत पूछे जाते हैं कि कितने प्लेयर्स इसमें होते हैं, यानी कि क्रिकेट में, हॉकी में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं। खैर, वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 प्लेयर्स होते हैं। 33 अगर किसी ने मेरा वो किया है, यानी कि विटामिन वाले किए हैं, बहुत शॉर्ट वीडियोज़ है, मैंने यूट्यूब में डाली हुई है शाजी एकेडमी के अंदर। तो विटामिन ई क्या होती है? स्टेरिलिटी होती है। विटामिन ई क्या है दोस्तों? स्टेरिलिटी, जिसको बांझपन कहते हैं। तो विटामिन ई क्या है? स्टेरिलिटी है। 34 क्या है? विच इज़ एसिड यूज इन बैटरी। बैटरी में कौन सी होती है? बैटरी में होती है दोस्तों H2SO4। तो इनमें तीनों में से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव है, नन ऑफ दी अबव है। खैर 35 की तरफ चलते हैं। 35 है द सन रेज रीच इन द अर्थ इन द टाइम। कितने टाइम तक पहुंचती है? 8 मिनट्स में पहुंचती। अच्छा, पिछली बार याद करें, एक मैंने आपको पिछले ही पेपर में कराया है कि बताएं कितने सेकंड्स में पहुंचती है। अभी यहाँ तो मिनट्स पूछा है ना कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट, कुछ कहीं 12 सेकंड है, कहीं क्या है। तो खैर 8 मिनट 10 सेकंड है, कहीं 15 सेकंड भी है। तो अगर देखा जाए तो वो 449 सेकंड्स हैं। कितने? 449 सेकंड्स हैं। अगर मैंने आपको पिछले पेपर्स में, अगर आप मेरे वीडियोस में थे तो मैंने पिछले पेपर्स में कराया। 36 हु इज़ द फाउंडर ऑफ कृषा प्रोजेक्ट पार्टी। वो मौलवी फजल हक है, ये इसने कृषा प्रोजेक्ट पार्टी बनाई थी। खैर ये भी बहुत रिपीटेड MCQs है, ये भी बार बार पूछा जाता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 शाह वली उल्लाह का किस सिलसिला से बिलोंग थे। मैंने कहीं शरवर्दिया भी सुना है, मगर जो राइट आंसर लगा हुआ है वो नक्शबंदिया लिखा हुआ है। शाह वलीउल्लाह खां नक्शबंदिया से थे। खैर 38 में चलते हैं। 38 की तरफ चलते हैं। 38 हु पब्लिश अल हिलाल। ज़मींदार किसने की थी? मौलाना मोहम्मद अली ज़फ़र अली ख़ान ने, याद रखिएगा। और जो अल हलाल है मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद ने की थी, ये भी याद रखिएगा। और जो ज़फ़र अली ख़ान ने क्या की थी दोस्तों? मैंने आपको बताया ज़मींदार की है। ज़मींदार क्या? ज़मींदार। द पोस्ट ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN वाज क्रिएटेड बाय। अच्छा, डिप्टी सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और जनरल, तो वो कब UNO में वाज क्रिएटेड की गई? जैसे जनरल सेक्रेटरी को अगर कुछ हो जाता है तो डिप्टी सेक्रेटरी होता है। तो 1998 में की, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 1998 में ये किया गया है। तो मैंने इससे ऐसे याद किया हुआ है। खैर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी से 1998 में फ्रांस ने वर्ल्ड कप भी जीता था 1998 में, यानी कि और पाकिस्तान में न्यूक्लियर यानी कि पाकिस्तान ने जो पहला न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी को टेस्ट किया था वो भी 1998 में किया था। वो 25 मई 1998 में किया गया। तो ये 1998 को बहुत लाजमी याद रखिएगा, इसके तीनों इवेंट्स बहुत याद रखिएगा। खैर इस तरह 1996 के भी याद रखा करें, 1997 के भी याद रखा करें, इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन थी। खैर आज 1998 के याद रखें। 1998 में 3 याद रखिएगा, एक फ्रांस का वर्ल्ड कप जीता था,
एक फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था, एक अभी क्या है जनरल यूएन की जनरल डिप्टी सेक्रेटरी की सीट्स कायम हुई थी। और 1998 में क्या हुआ था, 1998 में पाकिस्तान ने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर, योम तकबीर भी बोलते हैं उसको, योम तकबीर जो न्यूक्लियर है वो टेस्ट किया था चागी के पहाड़ में बलूचिस्तान के 1998 में 25 मई में। खैर 40 क्वेश्चन नंबर है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। अच्छा मेंबर बता दिए थे मैंने कितने थे, 28 मेंबर थे। और ये किस लिए बनाई थी, क्योंकि यूरोप वाले पूरे आपस में लड़ के तबाह हो रहे थे, क्योंकि फ्रांस लंदन से लड़ रहा था, लंदन फ्रांस से लड़ रहा था, जर्मनी स्विट्ज़रलैंड से कभी कभार लड़ जाता था, जर्मनी भी अपनी जंगें कर रहा था फ्रांस से। तो खैर यूरोपियन यूनियन ने एक हेडक्वार्टर बनाई जिससे ये जंगें रुक गई। और रशिया भी बहुत तबाह करना चाह रहा था, रशिया कम्युनिस्ट पार्टी से था। और इसी तरह मैंने आपको समझाया है, खैर आपने उसी तरीके से रखा। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, वो है ब्रसेल्स में। किधर है दोस्तों, ब्रसेल्स में हेडक्वार्टर है। खैर नंबर 5 बगदाद पैक्ट। बगदाद पैक्ट हुआ दोस्तों 1955 में। कब हुआ दोस्तों, बगदाद पैक्ट हुआ 1950। अच्छा इसको क्यों बगदाद पैक्ट कहते हैं इराक वाले, ये क्योंकि हुआ था बगदाद पैक्ट वहाँ। खैर इसका एक MCQs आते हैं लाइन वाइज, वो नेक्स्ट पेपर में मैंने देखे हुए, तो उसी के मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी मैं बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खैर बगदाद पैक्ट कब हुआ, 1955 में। बिल्कुल सिंपल होकर इतना याद रखें, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करोगे तो फिर ये भी हाथ से जाएगा। और बार बार अपने आप से ज़ुबानी सुने, क्या आप कहाँ तक पहुँचे, मेरे पेपर्स को रोक दिया करें, खुद तैयारी करें। जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। 42 विच इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, लैंडलॉक्ड कंट्री है दोस्तों मंगोलिया। कौन सी है दोस्तों, लैंडलॉक्ड कंट्री है यहाँ मंगोलिया, रशिया में। ईरान के साथ भी बॉर्डर पानी टच होता है, कनाडा के साथ भी होता है, बेल्जियम के साथ भी होता है। तो लैंडलॉक्ड कौन सी है, मंगोलिया है। वाटर लिली इज़ अ सिंबल ऑफ, मेपल ऑफ लीफ और वाटर लिली, ये दोनों किसके सिंबल हैं, कनाडा के सिंबल हैं दोस्तों। मेपल ऑफ लीफ याद रखिएगा, मेपल ऑफ लीफ और वाटर लिली। अगर मैंने पुराने पेपर्स मेरे किए हैं तो मैंने पुराने पेपर्स में कराया है। वाटर लिली किसका सिंबल है, कनाडा का। व्हाट इज़ ओबामा नंबर आर प्रेसिडेंट। मैंने आपको अभी बताया कि ओबामा का क्या प्रेसिडेंट नंबर है, ओबामा का है 44 है दोस्तों, याद रखिएगा 44 है। और डोनाल्ड ट्रंप का है 45 है। और जो यानी कि आपका किसका है, जो बाइडन का, वो 46 है। अच्छा खैर पूछा जाता है कि ओबामा का क्या, मैंने बताया था स्टेट किस स्टेट से, अभी उसका मेरे को सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, वो मैंने आपको अभी कराया हाल ही में, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और फिर पूछा जाता है कि 45 डोनाल्ड ट्रंप किस स्टेट से थे, डोनाल्ड ट्रंप और, तो देख लेते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप किस स्टेट से थे। डोनाल्ड ट्रंप which state he belong। डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग अमेरिकन पॉलिटिकल्स एंड बिजनेसमैन। तो ये न्यूयॉर्क स्टेट से थे दोस्तों, ये याद रखिएगा किससे दोस्तों, ये न्यूयॉर्क स्टेट से थे, न्यूयॉर्क सिटी के स्टेट से थे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। इस तरह ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको, यही पेपर्स में बार बार पूछा जाएगा कि वो न्यूयॉर्क में ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे, ओबामा किस स्टेट से बिलोंग करते थे। ये पूछा जाता है कि वो किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, वो किस नंबर के प्रेसिडेंट थे, वो किस पार्टी से थे। खैर पार्टी वाला भी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, फिर रिपब्लिकन पार्टी है, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो एक क्वेश्चन आते हैं उसके सेम उसी पेपर में सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ की रिप्रेडिक्शन। अच्छा मैं जो पेपर देखता हूँ ना, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं के पास, तो उस पेपर में करने का मज़ा ये अलग होता है। उससे क्या होता है, याद हो जाता है हमें। देखिए इन चीज़ों को याद रखना है, अभी हमें अगर इन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। 45 OIC सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, सेकेंड समिट, पहली तो थी 1969 पे, याद रखिएगा 1969 पे। कहाँ हुई थी, रबात में, जद्दा में हुई थी, रबात में हुई थी, सही है, रबात में। 1974 में कहाँ हुई, इस्लामिक 74 में, ये बहुत मशहूर है, वो हुई इस्लामाबाद, लाहौर, कोई इस्लामाबाद भी कहते हैं, लाहौर भी, तो कोई कहता है इस्लामाबाद में हुई, कोई कहता है लाहौर, मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में हुई थी। 90 जो दूसरा था, इसके बाद तीसरी थी वो लाहौर में 1974। और इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहते हैं इस्लामिक समिट को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो सेकेंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई है 1974 में हुई है और इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान में हुई है दोस्तों, याद रखिएगा इस्लामिक। और OIC कब क्या भाई, 1969 पे,
1969 पे क्याम आई, ये भी याद रखिएगा। खैर, पनामा कैनाल कनेक्ट्स टू ओशन, पनामा कैनाल किस ओशन को कनेक्ट करता है? तो ये करता है दोस्तों पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन को, पैसिफिक ओशन और एटलांटिक ओशन को। अच्छा खैर, मैं अगर आपको मैप दिखाऊं, क्या दिखाऊं आपको? मैप दिखाऊं। खैर मेरे ख्याल से मैप से आप ज़्यादा समझ जाएंगे। मैप कर लेते हैं, तो गूगल मैप में जाते हैं, गूगल मैप में देखते हैं, एक मिनट वेट करिएगा, इसको और जूम आउट करना। खैर तो मेरी लोकेशन दिखा रहा है कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम, पाकिस्तान में। हाँ तो दोस्तों ये आता है हमारा ऊपर नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा है दोस्तों? हमारा नॉर्थ अमेरिका ऊपर कॉन्टिनेंट, और ये नीचे जो हमारा है ये हमारा साउथ अमेरिका है। खैर इधर जो है हमारा क्या है दोस्तों? पनामा कैनाल है। इधर क्या है? पनामा कैनाल है। तो ये देखिए पनामा सिटी भी लिखा हुआ है ना, ये पनामा सिटी का कैपिटल भी पनामा सिटी है, याद रखिएगा। एक पनामा सिटी भी है, तो कंट्री भी है, तो ये भी पूछा जाता है। तो पनामा ये जो स्ट्रेट है ये किन दो ओशनों को मिलाता है? ये मिलाता है एटलांटिक ओशन, ये देखिए ये एटलांटिक ओशन है, और ये है पैसिफिक ओशन। तो दोस्तों ये किसको मिला रहा है? ये पैसिफिक ओशन और ये एटलांटिक ओशन, ये दोनों को मिला रहा है। तो ये क्या है? ये स्ट्रेट है। ये दोस्तों इधर क्या है? एक स्ट्रेट है, यानी कश्ती शिप गुजरती हैं, वो स्ट्रेट उसे बोलते हैं जो दो यानी कि कॉन्टिनेंट है उसके दरमियान में हो, या दो कंट्रीज़ के दरमियान में हो, जो दूसरे यानी कि पानी का रास्ता होता है जिधर से शिप गुजरती हैं। जैसे कि आप रोड बनाते हैं, सीपेक बनाते हैं, या कोई हाईवे बनाते हैं गाड़ियों के लिए, इस तरह कश्तियों के लिए बनता है रास्ता। तो किसी कंट्री से गुजर के जाना हो शॉर्टकट रास्ते से, अब यहाँ से देखो घूम के आओगे ये तो लंबा हो जाएगा ना, और अगर यहाँ से जाओगे तो कितना शॉर्टकट है। तो ये इस तरह के स्ट्रेट्स बनाए जाते हैं, बहुत मशहूर स्ट्रेट्स हैं। खैर वो मैं बताता रहूँगा स्ट्रेट्स की वीडियो में। और अगर मैं अभी बता दूँ ना स्ट्रेट्स भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल रिलैक्स होकर याद करना है। असल हमारा मोटिव ये है कि याद करना है। जब तक आप याद नहीं करेंगे इसको समझ नहीं पाएंगे। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। अच्छा ये भी याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड सी किसको मिलाता है दोस्तों, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? मेडिटेरियन सी है। ये क्या है दोस्तों आपका? ये पूरा जो है ना ये मेडिटेरियन सी है। ये क्या है दोस्तों? ये पूरा मेडिटेरियन सी है। तो ये मेडिटेरियन सी किससे मिल रहा है दोस्तों? इधर है आपका, इधर है आपका क्या है दोस्तों? स्विस कैनाल। क्या है दोस्तों? इधर आपका क्या है? स्विस कैनाल। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए स्विस कैनाल लिखा हुआ है दोस्तों, स्विस कैनाल। तो ये क्या है दोस्तों? ये पूरा एक रास्ता है। क्या है? रास्ता जो किधर आ रहा है? रेड सी से होके आ रहा है। किधर आ रहा है? रेड सी। तो ये फिर नीचे क्या है? इंडियन ओशन, अरब ओशन से जाके मिल जाता है। तो खैर मैं आपको दिखा दूँ, रेड सी भी इधर होगा, जिसे हम रेड सी कहते हैं। ये देखें रास्ता, अब आपको नज़र आ रहा होगा रास्ता, रेड सी, रेड सी। असल पे जितना जूम करो ना फिर दिखाता है उसका नाम स्ट्रेट का। खैर आप देखेंगे जब आप अपने मोबाइल में ऑन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी मेरे पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में सही इमेज से यानी कि मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ लैपटॉप में कि मैं आपको दिखा सकूं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह बस आपने याद रखना है, और फिजिकल तरीके से देखेंगे तो और याद होता जाएगा। 47 है इक्वेटर पासिस थ्रू। इक्वेटर किसके पासिस थ्रू होता है? इक्वेटर पासिस होता है कीनिया। कीनिया क्या है दोस्तों? कीनिया जिधर अभी अरशद शरीफ का कत्ल किया गया है, नैरोबी का कैपिटल है कीनिया। अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। किस दोस्तों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर मैप खोला हुआ भी है तो मैं आपको दिखा दूँ कॉन्टिनेंट अफ्रीका कहाँ है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये क्या है दोस्तों आपका? ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। सही है दोस्तों, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर कीनिया है। तो कीनिया में क्या है? नैरोबी है। नैरोबी के अंदर क्या किया गया था? कत्ल किया गया था अरशद शरीफ का, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? तो अच्छा ये देखिए इक्वेटर क्या होता है। हाँ आपको ये भी तो बताऊँ इक्वेटर क्या होता है। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये छोटी लाइन देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रही है, खैर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इस लाइन को देखना है। अगर आपको ये लाइन नज़र आ रही है तो ये लाइन कहाँ से गुजर रही है? ये किस किस कंट्री से? ये गैबोन से गुजर रही है, DRC से गुजर रही है, कीनिया, सोमालिया, इन तीनों से गुजर रही है। तो ये क्या है?
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, तो DRC का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, तो इससे भी गुजर रही है। तो ये इक्वेटर क्या है, कीनिया से भी गुजर रही है, जो नैरोबी का कैपिटल है, तो यहाँ से भी क्या गुजर रही है, इक्वेटर, ये कहते हैं इक्वेटर जिधर डे एंड नाइट इक्वल्स होते हैं। अच्छा, और किधर से गुजर रही है, साउथ अमेरिका से भी गुजर रही है। किधर से दोस्तों, साउथ अमेरिका से भी गुजर रही है। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका, तो इधर इक्वाडोर से गुजर रही है, कोलंबिया से गुजर रही है और सूरीनेम से गुजर रही है। तो ये तीनों कंट्रीज से, याद रखिएगा, ब्राज़ील से भी गुजर रही है। खैर, इक्वेटर को आपको समझ आता रहेगा। खैर, फिलहाल आपने क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इक्वेटर कहाँ से गुजर रहा है, कीनिया से गुजर रहा है, और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कॉन्गो में पूछा जाता है, कॉन्गो से भी गुजर रहा है। अच्छा, कॉन्गो में एक रिवर है, क्या है दोस्तों, कॉन्गो में एक रिवर है, इस रिवर का नाम मुझे नहीं आ रहा अभी, इस रिवर से भी, खैर ये रिवर भी बताऊंगा, कॉन्गो, इससे ये कॉन्गो ये ऐसे यू शेप की तरह बना हुआ है। किस दोस्तों, यू शेप की तरह बना हुआ है। उससे क्या है, इक्वेटर 2 दफ़ा गुजर रहा है। वो कहते हैं वो कौन सा रिवर है जिससे इक्वेटर ट्विस्ट टाइम पास हो रहा है, तो वो रिवर ऑफ कॉन्गो है। क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में है ये, इधर वो रिवर है, तो उस रिवर को क्या बोलते हैं, कॉन्गो रिवर। तो वो कॉन्गो रिवर से 2 मरतबा इक्वेटर पास हो रहा है। तो वो किस शेप में बना हुआ है, इस शेप में बना हुआ है, समझे, इस शेप में बना हुआ है, वो रिवर है। तो ये इक्वेटर क्या है, 2 टाइम पास हो रहा है, पहले इस जगह से, फिर दूसरी जगह से। खैर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अब ज़्यादा बोलता जाऊंगा तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे, यार ये इक्वेटर क्या है, ये क्या हो रहा है। तो खैर, क्या इक्वेटर किस कंट्री से हो रहा है, कीनिया से पास हो रहा है, कीनिया से। कनाडा से तो हो नहीं सकता, वो नॉर्थ अमेरिका में है, और नॉर्थ अमेरिका में इक्वेटर होता ही नहीं है। खैर, 48 है, गोबी डिजर्ट कहाँ लोकेट करता है, गोबी डिजर्ट करता है दोस्तों आपका मंगोलिया में करता है। किधर दोस्तों, किधर करता है, मंगोलिया में करता है। वैसे चाइना और मंगोलिया के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है वो यानी कि गोबी डिजर्ट है, मगर गोबी डिजर्ट जो यानी कि 70% है वो मंगोलिया के अंदर है, तो जो 30% है वो चाइना के अंदर है। खैर, 49 विच वाज यूज्ड टू बी द बिगेस्ट एजेंसी ऑफ फाटा की बहुत बड़ी एजेंसी है, जो उसमें से सबसे बड़ी है वो है साउथ वजीरिस्तान के कुछ इलाके हैं, कुछ मस्जिद है, कुछ प्लेस हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। खैर, वो बाद में बताऊंगा, अब आपने पूछा जाता है। और फिर नॉर्थ वजीरिस्तान में भी पूछा जाता है, कुछ उनके इलाके हैं, उनके बारे में भी बहुत मशहूर क्वेश्चंस हैं। इतना ज़्यादा नहीं है, 2-3 है, उससे ज़्यादा नहीं है। खैर, 50 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। तो लैंड ऑफ गोल्डन कंबोडिया को कहते हैं, तो इसमें वो है नहीं, डी नन ऑफ दी अब है को, तो गोल्डन पगोडा कहते किसको हैं। खैर, ये देख लेते हैं, इंटरनेट पे भी मैं आपको दिखा दूं, गोल्डन ऑफ पगोडा कहते किस कंट्री को। तो गोल्डन ऑफ पगोडा लेकिन विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ, तो वो म्यांमार कहलाता है। क्या दोस्तों, म्यांमार। वैसे मैंने कंबोडिया पढ़ा था, मगर अब जो इसमें देखें कन्फ्यूजन दूर हो गई है, वो क्या है, म्यांमार है। क्या है दोस्तों, म्यांमार है। क्या है, म्यांमार। ये याद रखिएगा, गोल्डन ऑफ पगोडा किधर है, म्यांमार में। इस तरह अगर आप याद करेंगे ना तो उससे जल्दी याद होगा। हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं चाहता हूँ 50 क्वेश्चंस बाद में करूँ। तो फिलहाल आप जब तक के लिए इसको इतना ही समझिए, बहुत है ये। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।